नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। मेरे साथ हैं इस खास इंटरव्यू में मेरी सहयोगी पुनीता भी। आज जिस शख्सियत के साथ हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं उनकी इन दिनों काफ़ी चर्चा हो रही है। दरअसल नरेंद्र मोदी का हनुमान इन्हें कहा जाता है, क्योंकि खुद को बोलते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं। इनकी पार्टी यानी कि एलजेपी-आर यानी रामविलास ने अभी 100% स्ट्राइक रेट के साथ लोकसभा चुनावों में दमदार और धमाकेदार जीत दर्ज की है। बहुत बहुत स्वागत है चिराग पासवान जी। थैंक यू सो मच। तो चिराग जी, अब एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको मिली है। हाजीपुर से आप सांसद बने हैं, केंद्रीय मंत्रालय की अब जिम्मेदारी है, आगे बजट भी बहुत नज़दीक है। तो ऐसे में क्या कुछ खास होगा जो आपकी तरफ से बातें रखी जाएंगी कि बजट में उन बातों का खास ख्याल रखा जाए? देखिए, बजट में तो डेफिनेटली यस, हम लोग बातों को बजट के माध्यम से देश की जनता के सामने ज़रूर रखेंगे। बट मैं वैसे भी मैं मानता हूँ कि फूड प्रोसेसिंग का अपना बहुत महत्व है, ख़ास तौर में भारत जैसा देश जो कृषि प्रधान देश है। जिस राज्य से मैं आता हूँ, बिहारी हूँ, बिहार में किसान ही सबसे ज़्यादा बिहार के राजस्व में अपना योगदान देते हैं। ऐसे में हमेशा से मेरा मानना रहा है कि फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से ना सिर्फ हम लोग किसानों की ज़्यादा आर्थिक मदद कर सकते हैं, बल्कि फ्यूचर ऑफ द कंट्री भी कहीं ना कहीं फूड प्रोसेसिंग रहा है। जब मुझे इस विभाग की जिम्मेदारी, और मेरे लिए बहुत सौभाग्य और संजोग की बात है कि जिसका जिक्र मैं अक्सर करता रहा, वही जिम्मेदारी मुझे मेरे प्रधानमंत्री जी ने निभाने के लिए भी दी। आप मेरे विजन को देखेंगे, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में मैंने हमेशा प्रमुखता से जिक्र किया है कि प्रोसेसिंग यूनिट्स, बिहार स्पेसिफिक ही उस वक्त मैं जिक्र करता था, बट अब क्योंकि देश भर की जिम्मेदारी है तो मैं मानता हूँ कि देश भर में प्रोसेसिंग यूनिट्स का एक अपना महत्व है। बट बिहारी हूँ, इसलिए उदाहरण बिहार के देता हूँ। जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, हाजीपुर, वहाँ का केला, अब वही केला डाउन साउथ जाता है, केले के चिप्स में बनकर इतने महंगे दामों पर बिकता है। अगर उसी की ही प्रोसेसिंग हाजीपुर में ही होने लग जाए और वहीं पे उसकी पैकेजिंग हो जाए, वहीं पे मार्केटिंग हो जाए, तो किसानों को उसका ज़्यादा दाम मिलेगा, राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा। मुजफ्फरपुर की लीची है, भागलपुर का आम है, मखाना आज तो देश में ही नहीं दुनिया में उसकी मांग हो रही है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इस मंत्रालय का एक बहुत अहम योगदान आने वाले दिनों में, जब 2047 तक मेरे प्रधानमंत्री जी देश को एक विकसित देश बनाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें इस मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण, एक अहम योगदान होगा। ठीक है। अगर हम सदन की बात करें तो हमें हाल ही में देखा कि विपक्ष ने कितना ज़बरदस्त हंगामा किया। पीएम मोदी को बोलने नहीं दिया, चाहे फिर वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, मतलब बोले पर बहुत ज़्यादा हंगामा रहा। आपको लगता है कि इस बार जो बजट होगा वो भी हंगामेदार हो सकता है, या एनडीए की तरफ से कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है कि विपक्ष को समझा बुझाकर शांत बिठाया जाए और जो बजट रिप्रेजेंट किया जाएगा उसको शांति से सुने देश दुनिया? देखिए, तकलीफ इस बात की है कि अगर विपक्ष हंगामा खड़ा करने को ही अपनी उपलब्धि मानने लग जाए तो फिर उस मानसिकता को नहीं बदला जा सकता ना। दिक्कत यही है कि जिस विपक्ष की भूमिका सकारात्मक होनी चाहिए, जिस विपक्ष की भूमिका सरकार के साथ मिलकर ज्वलंत विषयों का समाधान ढूंढने की होनी चाहिए। भाई, अगर नीट को लेकर आपकी चिंता है, सरकार की आपसे ज़्यादा चिंताएं हैं। मणिपुर को लेकर अगर आप चिंतित हैं तो सरकार आपसे ज़्यादा चिंतित है। हम लोग भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द मणिपुर में शांति स्थापित हो, जैसी व्यवस्था पहले थी वैसे ही व्यवस्था वहाँ पे स्थापित हो, उसके लिए सरकार भी चिंतित है। बट आप हंगामा करके यू आर नॉट हेल्पिंग एनीबडी, नाइदर अस, सरकार को भी आप मदद नहीं कर रहे हैं, ना ही जिन लोगों की आवाज़ आप उठाना चाहते हैं आप उनकी भी मदद नहीं कर रहे। एक उदाहरण, जिस दिन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होनी थी, विपक्ष ने उस दिन का पूरा दिन बर्बाद कर दिया नीट पे हंगामा करके कि नीट पे पहले चर्चा हो, जबकि यही 150 साल पुरानी पार्टी है जिन्होंने परंपराएं रखी हैं, जिन्होंने सेड अनसेड रूल्स जिन्होंने रखे हैं, जिसके तहत राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आए धन्यवाद प्रस्ताव से पहले कोई और विषय पर चर्चा हो ही नहीं सकती। और आपके पास चेयर ने भी आपको पूरी अनुमति दी कि भाई आपको जितनी चर्चा करनी है आप कर लीजिए, आपको नीट पे बोलना है, मणिपुर पे बोलना है। इस डिबेट में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आए धन्यवाद प्रस्ताव में आपके पास पूरी स्वतंत्रता होती है हर विषय पर बात करने की, पर आपने पूरा दिन बर्बाद किया। क्या मदद कर ली आपने उन नीट के छात्रों की उस दिन को जाया करके? अगर आप उस विषय को सदन के पटल पे रखते, सरकार भी अपनी तरफ से बातों को रखती, क्लैरिटी आती क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। पर वही मैं कह रहा हूँ कि अगर विपक्ष अगर हंगामा खड़े करने को ही अगर अपनी उपलब्धि समझने लग जाए तो आने वाले बजट में भी ये लोग यही करेंगे। इन लोगों ने अगर ये मन बना ही लिया है, ठान ही लिया है कि सदन नहीं चलने देना है, और यही अगर इनकी अचीवमेंट है, देन तो नोबडी कैन डू। स्ट्रेटजी है कोई ऐसी? देखिए, हम लोग सरकार चला रहे हैं, सरकार का हम लोग
हिस्सा हैं। ऐसे में हम लोग ज़रूर चाहेंगे कि सदन सुचारू रूप से चले, हर विषय पर चर्चा हो। एंड बीइंग द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, मैं ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट मैं इस बात को बहुत स्ट्रांगली कह सकता हूँ कि हमारे पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है ना। सारी चीज़ें हम लोग खुद सदन के पटल पर हम लोग रखना चाहते हैं। नीट का मामला हो, मणिपुर का मामला हो, आप आइए सकारात्मक चर्चा कीजिए, सवाल पूछिए, सवालों के घेरे में हमें खड़ा कीजिए। हम लोग बाध्य हैं आपको जवाब देने के लिए, हम लोग देंगे। बट हंगामा करके ना आप हमारी बात सुनते। अब उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कितने विषयों पर बात की, अगर उस दिन वेल पे जाने की बजाय एक बार प्रधानमंत्री जी को सुन लेते हैं। एलओपी ने इतनी उनकी भूमिका इतनी नकारात्मक थी, आपने ना सिर्फ आपने वेल में लोगों को भेजा, बल्कि व्हेन द प्राइम मिनिस्टर वाज टॉकिंग, एक बार आप हेडफोन लगा के सुनते तो क्यों क्या कह रहे हैं। कितनी बार उन्होंने हेडफोन्स नहीं लगाए हुए थे। सो ही डजंट इवन नो कि प्रधानमंत्री वहाँ पे क्या बोल रहे नहीं बोल रहे। बोलते कुछ गलत बोलते, आप घेरते, वहीं पे सवाल जवाब होते। खूबसूरत लोकतंत्र में यही भूमिका होती है। सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में जितने सवाल जवाब हों, वो उतनी खूबसूरत, उतना ही मजबूत लोकतंत्र उभर कर आता है। बट ये भूमिका को विपक्ष को भी समझना ज़रूरी है। अगर हम एलओपी की बात करें, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की, तो सदन में उन्होंने जो बयान दिया उसकी देश भर में काफ़ी आलोचना हो रही है। एक हिंदू हिंसक, और दूसरा उनका ये कहना है कि हमने अयोध्या जीतकर राम आंदोलन को खत्म ही कर दिया है। इसको लेके एक समाज में ऐसी नाराजगी है कि कोई पुतले फूंक रहा है, कोई पोस्टर या तस्वीर पर कालिख लगा रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं भी आस्तिक हूँ और महादेव में मैं बहुत विश्वास रखता हूँ, महादेव का भक्त हूँ। ऐसे में जब वो सदन में महादेव की तस्वीरों को लहराते हैं तो महादेव का भक्त होने के नाते मुझसे कतई बर्दाश्त नहीं होता ये। और ना सिर्फ आप तस्वीर को लहरा रहे हैं, आप उसको टेबल के ऊपर रख रहे हैं, उसके ऊपर आप कागज़ पत्री आप रख रहे हैं। ये कोई भी हिंदू धर्म में विश्वास करने वाला, कोई भी आस्तिक कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ऊपर से हिंदू हिंसक होते हैं। ये क्रोनोलॉजी को हम लोग को समझने की ज़रूरत है, किस तरीके से टारगेट किया जाता है सनातन धर्म को। ये वही एलओपी हैं जो कुछ दिनों पहले तक शक्ति के विनाश की बात करते थे। ये वही पार्टी है जिन्होंने भगवा आतंकवाद को गढ़ने का काम किया, इस टर्मिनोलॉजी को गढ़ने का काम किया। ऐसे में एक एक करके जब आप टारगेट करते हैं, ये वही पार्टी है जो जब सनातन धर्म को गाली दी जाती है तो खामोश रहते हैं। जब सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया के साथ जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि भाई इसको ख़त्म करना चाहिए, तो ये लोग खामोश रहते हैं। ऐसे में ये इनकी सोच को दर्शाता है और इनकी वही बंटवारे की राजनीति को दर्शाता है कि आप अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करो किसी एक धर्म के लिए, दूसरे धर्म को आप गाली दो, दोनों में मतभेद खड़ा करो और दोनों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाओ और उसके बाद अपना वोट बैंक बनाकर उसके ऊपर शासन करो। ये सोच के साथ जब कोई राजनीतिक दल चलता है, और ख़ास तौर पर कांग्रेस जैसी 150 साल पुरानी पार्टी जब इस सोच को बढ़ाती है, और इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा कि सदन के पटल में हिंदू हिंसक होते हैं, ये बात किसी और ने नहीं, खुद एलओपी के द्वारा कही गई। अपने पद की गंभीरता को भी आपको समझने की ज़रूरत है। आज की तारीख में आपको एक सामान्य सांसद आप नहीं रह गए, पूरे कलेक्टिव विपक्ष की जिम्मेदारी लेकर आप वहाँ पर बातों को आप रख रहे हैं। ऐसे में आप एलओपी के पद की गरिमा को ना सिर्फ आप गिराने का काम करते हैं, बल्कि जब आप अलग अलग धर्मों के बारे में टिप्पणी करते हैं तो हर धर्म की आस्था को आप ठेस पहुंचाते हैं। सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, कई धर्मों के बारे में उन्होंने वहाँ पे जिक्र किया, जबकि अगले दिन ही अलग अलग धर्मों के धर्म गुरुओं ने आकर उसके साथ उन वक्तव्यों के साथ असहमति दर्ज कराई। कभी इन्होंने किसी की मुद्रा का जिक्र किया, धर्मगुरु बोलते हैं कि भाई ये मुद्रा हमारे धर्म में होती ही नहीं है, अभय मुद्रा जो थी, अभय मुद्रा, ये कई ऐसी बातें इन्होंने कही। तो जब आप एक एलओपी के तौर पर अपनी बातों को रख रहे हैं तो उस पद की मर्यादा को आपको समझने की जरूरत है और गंभीरता से अपनी बातों को रखने की। ठीक है, अब वही हम बात कर रहे थे स्टेट पॉलिटिक्स की, बिकॉज यू आर मोर इंक्लाइन टू स्टेट पॉलिटिक्स। लालू जी ने हाल ही में एक बयान दिया कि अगस्त तक ही सरकार चलेगी, उसके बाद ये सरकार टूट जाएगी। इस तरह का बयान विपक्षी खेमा किस आधार पर कह रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कोई उन्हें ऐसी हिंट मिली है जिसके आधार पर ये बातें कही जा रही हैं? ये फिर वही है, ये पैटर्न है इन लोगों को। देखिएगा, हमेशा जब भी विपक्ष में रहेंगे ना, अरे ये सरकार 2 महीने में गिर रही है, 6 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं, साल भर रुक जाइए, चुनाव होंगे। अभी इन्होंने अगस्त तक की डेट दी है, इसके बाद दिसंबर आएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर की डेट आएगी, उसके बाद 1.5 साल के बाद सरकार गिरेगी। करते करते हम लोग तो कार्यकाल पूरा कर लेंगे, ये अपने लोगों को फांस के रखेंगे। ये सिर्फ अपने कैडर को फंसा के रखने के लिए दिया गया ये बयान है। आप दोनों बयान को देखेंगे, उनके प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा भी कल एक लेटर रिलीज़ किया गया जहाँ पे एक दूसरे राजनीतिक दल के को लेकर इन्होंने चिंता जताई। उनके राजद के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा उस पत्र में लिखा गया कि एक और राजनीतिक दल में हमारे पार्टी के लोग जा रहे हैं,
आप लोगों को समझना चाहिए कि वो राजनीतिक दल भाजपा की बी टीम है और बी टीम के तहत काम कर रहा है, क्योंकि इनके पार्टी से लोग छोड़ कर जा रहे हैं, इनका दल कमज़ोर होता जा रहा है। इसीलिए लोगों को फांस के रखने के लिए कि अगर ये उम्मीद दिला के रखेंगे कि भाई अगस्त में चुनाव हो रहा है तो जिसको चुनाव लड़ना है या जो राजनीतिक तौर पर सक्रिय भूमिका चुनाव में निभाते हैं वो लोग कम से कम खबर इनके ये साथ भी थी कि जुड़े उनकी रहें। पार्टी के लोग आपसे मुलाकात भी कर रहे हैं आकर। बिल्कुल मुलाकात हो रही है और अभी से ही नहीं, एक लंबे समय से हो रही है। कई चुनाव क्या मांग कर रहे हो? मांग कुछ नहीं है। देखिए मैं बहुत स्पष्ट हूँ, सह शर्त मैं किसी की भी ज्वाइनिंग अपनी पार्टी में नहीं कराता हूँ। मैं स्पष्ट हूँ, जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ आना चाहता है, अगर कोई सिर्फ चुनाव लड़ने की सोच के साथ ही आएगा तो चुनाव के साथ ही चला भी जाएगा। तो मैं स्पष्ट हूँ, जो मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सिद्धांतों के साथ जुड़ना चाहे, जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच को धरातल पर उतारना चाहे, उन सबका स्वागत है। 2025 काफी नजदीक है और बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में वो चुनाव एनडीए साथ मिलकर लड़ेगा या अलग अलग करके आप लड़ेंगे? किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा अगर एनडीए साथ लड़ता है तो? एनडीए साथ लड़ेगा। हम सारे दल, हम पांचों दल, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हम पांचों दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। नेतृत्व में भी कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। मेरे मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अब आपके संबंध घनिष्ठ हो गए हैं क्योंकि तकरार काफी ज्यादा रही है, हमने पिछले दिनों में देखा है, और लगातार बैठकों में भी आप जा रहे हैं। आखिर लगातार जो मीटिंग हो रही है नीतीश जी के साथ, क्या बातचीत हो रही है, रणनीति क्या बन रही है? नहीं तो ये संबंधों को सुधारने की जरूरत भी है, नहीं तो फिर मैं गठबंधन से अलग हो जाऊं। मेरे पास हमेशा से ये विकल्प था कि मैं गठबंधन से अपने आप को अलग कर लेता अगर इतनी ही असहमति है और अगर इतना ही क्लियर है कि हम लोग एक साथ नहीं आ सकते, तो गठबंधन से अलग होना बेहतर है रादर देन बीइंग पार्ट ऑफ एन अलायंस और अंदर रहकर आप उसी गठबंधन को नुकसान करने का आप काम करें। गठबंधन के भीतर रहकर अगर हम दोनों में खटपट चले तो वो हमारे गठबंधन को ही नुकसान देती है और कतई हम लोग का बिहार में ये प्रदर्शन नहीं रहता जो प्रदर्शन हम लोग का रहा। उसके लिए हम लोग को सीमेंटिंग करनी होगी, इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करना होगा। मेरे मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मुझे वो स्पेस दी। देखिए, मैंने हमेशा इस बात को कहा कि मेरी उनसे कभी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं रही है, मेरी कोई पर्सनल मेरा उनसे कोई इशू नहीं रहा। मेरा उनसे इशू सिर्फ और सिर्फ नीतियों को लेकर रहा। मैंने हमेशा माना कि बिहार में बेहतर नीतियां हो सकती हैं, बिहार के विकास को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, बट वो स्पेस मुझे कभी नहीं मिली थी जहाँ पे मैं मेरे मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर खुलकर ये सारी बातें कर सकूँ। ऐसे में जब ये गठबंधन हुआ दोबारा और मैं एनडीए का हिस्सा बना, उसके बाद ये मौका मुझे मिला कि मैं मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर इन तमाम विषयों पर चर्चा कर सकूं। इन तमाम आप मिल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, इन दिनों बातें कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर भी जरूर बातें हो रही होंगी। लेकिन आपका एक इंटरव्यू मैंने सुना था जिसमें आपने कहा था कि बिहार की कोई समस्या आप बताओ ना, आप सिर्फ नाम लो और उसका सॉल्यूशन मेरे पास है, चाहे फिर वो पलायन से जुड़ी हुई हो, बाढ़ से जुड़ी हुई हो। लेकिन हम इन दिनों देख रहे हैं कि पुल एक के बाद एक धराशायी हो रहे हैं। 11 दिन में हम देख रहे हैं 5 पुल धराशायी हो रहे हैं। इस बात का नहीं तो ये भी वही समस्या है जिसका समाधान सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार पे नियंत्रण करके ही पाया जा सकता है। ये पुल जो गिर रहे हैं, कल मेरी जब मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई उसमें भी मैंने इस विषय को मैंने रखा, क्योंकि अब गुणवत्ता के साथ समझौता हो रहा है, इसीलिए पुलों की ये हालत हो रही है और इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक टीम बैठानी होगी और इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि आने वाले दिनों में जितने नव निर्माण हो उनमें कहीं गुणवत्ता के साथ किसी तरीके का कोई समझौता, कोई भी नव निर्माण भ्रष्टाचार की देन ना चढ़े, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से हुआ है। भ्रष्टाचार हुआ है, मिलावट हुई है, गुणवत्ता के साथ समझौता हुआ है, इसीलिए परिणाम स्वरूप वहाँ पर पुल गिर रहे हैं। ऐसे में भविष्य में ऐसा ना हो, उसके लिए सरकार को, प्रशासन को, स्थानीय लोगों को रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल ठहराना होगा, जिम्मेदारी, जवाबदेही तय करनी होगी। कल मैंने मेरे मुख्यमंत्री जी से भी इन तमाम विषयों पर मैंने चर्चा की है कि भविष्य में ऐसी घटना नहीं घटे, क्योंकि ये सरकार को ना सिर्फ गलत दृष्टि में दिखाती है बल्कि सरकार से लोगों का विश्वास भी उठाने का काम करती है, जो कतई उचित नहीं है। लेकिन ये पहली बार रही है, क्योंकि हमने देखा 17 दिनों में 12 पुल जो हैं बिहार में वो गिरे हैं। पहली दफ़ा नहीं, इससे पहले भी हमने देखा था काफ़ी पुल गिरे हैं। इससे लेकर क्या ठोस कदम, आपने कहा कि बातचीत हो रही है और आगे जो है ठोस कदम उठाया जाएगा, पहला सवाल ये। अब दूसरा सवाल, मैं क्योंकि समय नहीं है तो मैं साथ में पूछना चाहूँगी, विधानसभा चुनाव भी आने को है। लोकसभा चुनाव में जो आपकी पार्टी ने और आपने कमाल करके दिखाया है, जाहिर तौर पर आपकी पार्टी अभी गदगद होगी और जाहिर तौर पर अब विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार हो रही होगी। पिछली बार 137 सीटों पर आपकी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, इस बार कितनी सीटें?
आपके पहले प्रश्न का मैं जवाब दे देता हूँ। सिंपल सा उसका जवाब है कि अकाउंटेबिलिटी आपको तय करनी होगी। जिम्मेदार दोषी जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करके प्रेसिडेंस सेट करना होगा। आप लोगों को उन लोगों को अकाउंटेबल ठहराकर उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी, ताकि भविष्य के लिए उसकी एक उदाहरण तय हो कि भाई अगर किसी ने किया तो जो कार्रवाई इनके ऊपर हुई है वही कार्रवाई आपके ऊपर होगी। जब तक सज़ाएं नहीं मिलेंगी, और ये भी मेरी चिंताओं में से रहा है, बिहारी फर्स्ट में मैंने कहा है, कन्विक्शन रेट बहुत कम है अभी भी हमारे राज्य में। जब तक अपराधियों को सज़ा नहीं मिलेगी, जब तक कन्विक्शन नहीं होगा उनका, जब तक उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक वो डर नहीं बैठेगा, वो भय नहीं बैठेगा। ये भी सुझाव मैंने मेरे मुख्यमंत्री जी को दिया कि हम लोग को इस पर भी हम लोग को चर्चा करने की ज़रूरत है। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इन चीज़ों को काफ़ी हद तक, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित थे। मैं हैविंग सेड इट ऑलमोस्ट डिबेट में भी नहीं जाऊँगा कि किसकी सरकार में क्या हुआ, उस वक्त कौन मंत्री था। जो विपक्ष के लोग आज उंगली हम पर उठा रहे हैं, भाई नौकरियों के लिए आप श्रेय लीजिएगा, हाँ, कि सारी नौकरियाँ आपने दी और पुल सारे हमने गिराए, ये नहीं चलेगा ना। जो मीठा मीठा है वो आपको, और कड़वा सारा हो रहा है। जेडीयू आरजेडी को कह रही है, आरजेडी जेडीयू बिल्कुल। तो आपको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अगर आप नौकरियां लेने का श्रेय अपने सर पर लेकर जा रहे हैं, तो फिर ये पुल जो बने और गिरे, इसका भी जिम्मेदारी आप लीजिए। बहरहाल मैं उस आरोप प्रत्यारोप में भी नहीं जा रहा, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि प्रेसिडेंस हम लोग को यहाँ से सेट करने की ज़रूरत है। यह आपका पहला हिस्सा रहा। दूसरे हिस्से में आपने विधानसभा चुनाव को लेकर बोला, बिल्कुल एक बड़े लक्ष्य की ओर हम लोग इस बार अग्रसर हो रहे हैं। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की खासतौर पर अगर मैं जिक्र करूँ, हम लोग की पार्टी कैडर में उत्साह है। जिस तरीके से हम लोग का प्रदर्शन रहा, 100% स्ट्राइक रेट वाली पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास रही है। और हम लोग चाहते हैं कि यही स्ट्राइक रेट, डिफ़िकल्ट है बट मैनेज किया जा सकता है। अगर T20 वर्ल्ड कप आ सकता है, तो नॉर्मल वनडे वाला भी वर्ल्ड कप हम लोग लेकर आएंगे। तो ऐसे में विधानसभा में भी हम लोग का प्रदर्शन अच्छा रहे। सीटें किसकी कितनी होगी, किसकी क्या संख्या होगी, ये तमाम गठबंधन के भीतर अभी होने वाली चर्चाएं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम विपक्ष वापस से ये सब शुरू करेगा कि अरे सीटों का बंटवारा नहीं होगा। लोकसभा में भी इन्होंने कि आप सब ने देखा कितने एमिकेबली हम लोगों ने सीटों का बंटवारा पांचों दल ने मिलकर कर लिया। मुझे लगता है उतने ही एमिकेबली हम लोग विधानसभा में भी करेंगे, और जितनी लड़ेंगे उतनी जीतेंगे। तैयारी तो होगी, कोई डिमांड होगी ऐसी? डेफिनेटली डिमांड है, बट वो यहाँ है। अभी मुझे लगता है गठबंधन के भीतर चर्चा करने से पहले अगर सार्वजनिक मंच पे इसकी चर्चा करूं तो गठबंधन की मर्यादा के खिलाफ होगा। एनडीए में जेडीयू द्वारा मांग बार बार बिहार के स्पेशल स्टेटस की हो रही है। आप भी इसका पूरी तरह से समर्थन करते हैं कि मिलना चाहिए? बीजेपी को इस बात का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, प्रधानमंत्री थोड़ा सोचें और बिहार को स्पेशल स्टेटस दें, क्योंकि ये मांग मुख्य तौर पर जेडीयू की है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम लोग भी इस बात का समर्थन करते हैं, बट वी नीड टू बी प्रैक्टिकल ऑल्सो एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या प्रावधान है, किस दायरे के तहत आपको ये स्पेशल स्टेटस आपको मिल सकता है, विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है। नहीं, मैंने हमेशा कहा कि नीति आयोग में अभी कई प्रावधानों को रिविजिट करने की ज़रूरत है अगर हम लोग ये चाहते हैं। ऐसे में फ़िलहाल मुझे लगता है जो इमीडिएटली हम लोग अचीव कर सकते हैं उस पर हम लोग को फोकस करना चाहिए। स्पेशल पैकेजेस की हम लोग को डिमांड करनी चाहिए, सेक्टर स्पेसिफिक पैकेजेस की हम लोग को डिमांड करनी चाहिए, जो हम लोग कर भी रहे हैं, और आने वाले इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम लोग और मजबूती से हम लोग इसको रखेंगे भी, ताकि उससे सिर्फ स्पेशल स्टेटस की मांग करते रहने से हम लोग सिर्फ समय बीतता जा रहा है। ऐसे में तुरंत लाभ के लिए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और ये सबसे सुनहरा मौका है। मैं मानता हूँ बिहार की सबसे बड़ी विडंबना रही है कि हमेशा विरोधाभास की सरकारें बिहार ने देखी हैं। जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो बिहार में एनडीए की सरकार थी, जब केंद्र में एनडीए की सरकार बन गई तो बिहार में महागठबंधन की सरकार आ गई। तो लगभग 27-28 साल ऐसे महत्वपूर्ण रहे जहाँ पे सिर्फ विरोधाभास की सरकारें रही, ना केंद्र ने राज्य की मदद की, ना राज्य को केंद्र की नीतियों का लाभ हो पाया। ऐसे में आज डबल इंजन की सरकार है, मुझे लगता है वी शुड मेक द बेस्ट ऑफ इट, और एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हम लोग को बढ़ना चाहिए। स्पेशल पैकेजेस हम लोग को डिमांड करने चाहिए, हम लोग कर भी रहे हैं, और उसका लाभ तुरंत तत्काल प्रभाव से जनता को नहीं। शराबबंदी का आप खुलकर विरोध करते आए हैं, हम देखा है। इस बार भी क्या आपका स्टैंड वही है, उसी स्टैंड पर आप आए? नहीं, मैंने विरोध कभी नहीं किया शराबबंदी का। मैं पक्षधर रहा हूँ शराबबंदी का, बट साथ ही में मैंने हमेशा इस बात की बात कही कि चीज़ों को कानून बनाकर सीधा इम्प्लीमेंट कर देने से नहीं होगा, आपको अवेयरनेस भी क्रिएट करनी होगी। हम लोग को ये समझना होगा, मानना होगा कि कुछ लोग एल्कोहलिक होते हैं, पीरियड, बात खत्म। वो हैं भाई, वो आदी हैं, उनको लत लगी हुई है, उनके रिहैब की क्या क्या व्यवस्था है। ऐसे लोग जो कि संभवतः एल्कोहलिक हो सकते हैं
उनकी अवेयरनेस हम लोग को उनको करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि भाई इसके क्या क्या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं, उदाहरण उनके सामने रखने चाहिए कि जिंदगियां कैसे बर्बाद होती हैं नशे की लत को लेकर। तो ऐसे में अवेयरनेस ड्राइव का मैं ज़्यादा पक्षधर रहा हूँ। इवन जनसंख्या में भी अवेयरनेस के माध्यम से, कल को हम सीधा कानून ले आए कि भाई एक बच्चे से ज़्यादा तुम पैदा ही नहीं कर सकते, कतई नहीं, वो नहीं होगा। बट लोगों को आपको जागरूक करना होगा कि भाई छोटा परिवार सुखी परिवार क्यों, कहने के लिए नहीं, कैसे हो सकता है ये सारी चीज़ें। एंड खास तौर पर रूरल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, अनएडुकेटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनमें इन तमाम बातों को लेकर जागरूकता ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और एक सवाल मेरा ये भी होगा, आप खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते, जैसा इंट्रो में इन्होंने बोला था। ये रिश्ता, ये संबंध आखिर कब इतना मजबूत हो गया? मुझे भी नहीं पता चला कि कब इतना मजबूत हो गया। आई थिंक मेरे प्रधानमंत्री जी और मेरी, हम दोनों की एक लाइकनेस टूवर्ड्स ईच अदर शुरू से रही है। जब हम लोग की पार्टी और मेरे नेता पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी यूपीए में भी थे, मैं तब भी आई वॉज ऑलवेज प्रो मोदी। एंड उस वक्त भी मैं ये प्रयास मैं ही कर रहा था कि हम लोग का अलायंस एनडीए के साथ होना चाहिए। उस वक्त एक मेजर रेजिस्टेंस पापा की भी तरफ से था, मेरी पार्टी की भी तरफ से था। लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग एनडीए का हिस्सा बने। मैं 2013 के आसपास की बात कर रहा हूँ। बट 2014 में फिर फाइनली बीइंग द चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री बोर्ड, मैंने फैसला लिया कि हम लोग को एनडीए के साथ हम लोग को जाना चाहिए। प्रधानमंत्री, उस वक्त भी मैं प्रधानमंत्री जी की नीतियों से, उनके भाषणों से, उनकी सोच से मैं काफ़ी प्रभावित था। और मुझे लगता है मेरे प्रधानमंत्री इस बात से प्रभावित थे कि जो असंभव था रामविलास पासवान जी को इस तरफ लेकर आना, वो मैंने कर दिखाया था। तो मुझे लगता है शायद वो उस बात से प्रभावित थे। बट आई थिंक ओवर द ईयर्स ये डेवलप हुआ और ख़ासतौर पे रिश्ता और ज़्यादा गहराया तब जब मेरे पिता बीमार थे, वो अस्पताल में थे। और सोचिए, देश का प्रधानमंत्री दिन में 2-2 बार अगर आपको फ़ोन करता है, आपकी हिम्मत कितनी बढ़ती है, परिवार की हिम्मत कितनी बढ़ती है कि देश का प्रधानमंत्री इस कठिन समय में आपके साथ है। सो आई थिंक ओवर द ईयर्स ये रिश्ता और ज़्यादा गहरा हुआ, मजबूत हुआ। अच्छा, अगर बिहार की बात करें, 2024 के बाद 25 में अब विधानसभा चुनाव होगा, वहाँ एनडीए अगर जीत दर्ज करती है तो आपकी पार्टी की, एलजेपी-आर की, क्या मुख्य तौर पर भूमिका हो सकती है? हमारी भूमिका वही जिस विजन का मैंने जिक्र किया, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारने के लिए हम लोग को एक मजबूत प्लेटफॉर्म हम लोग को मिलेगा। और सरकार विकास की योजनाओं को और गरीब कल्याण की योजनाओं को मजबूती से धरातल पर उतारे, उसके लिए पूरी ईमानदार भूमिका में हम लोग रहेंगे। मुख्यमंत्री चेहरा कौन हो ये सकता है? सारी चीज़ें अभी चर्चा का विषय ही नहीं है। ये मतलब अभी तो मतलब सरकार, अभी तो चुनाव हुए नहीं, सरकार आई नहीं कि पहले ही सब पद बंटने लग जाए। जैसा मैंने कहा कि मुख्यमंत्री का पद बिहार में फ़िलहाल बिल्कुल खाली नहीं है। मेरे मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री, उन्हीं के चेहरे पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, वही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। बट हाँ, सरकार में एक सहयोगी की भूमिका में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ज़रूर रहेगी, एक मजबूत सहयोगी की भूमिका निभाएगी। चाचा के पास कुछ गुंजाइश है, उनकी तरफ से दरवाजा खटखटाया जा रहा है क्या? कभी संबंध बेहतर हो सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। अब गंगा से बहुत पानी बह चुका है, मैं बहुत आगे निकल गया हूँ, वो मुझसे बहुत दूर जा चुके हैं, तो मुझे लगता नहीं ज़्यादा गुंजाइश कभी मिलन नहीं हो सकता इन दो नदियों का? कैन नेवर से नेवर। बट हाँ, राजनीतिक दृष्टि से आप बोलें, कतई नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने एनडीए में रहकर भीतरघात करने का काम किया। ऐसे में एनडीए का वो हिस्सा कभी नहीं हो सकते हैं। व्यक्तिगत रिश्तों पे मैं कह नहीं सकता, क्योंकि जिस परिवार से आता हूँ, ये बिहारी हैं, ये जानती है, हमारे यहाँ बिहार के बड़े ही, परिवार के बड़े ही ये सब फैसला लेते हैं। तो ऐसे में मेरे भी परिवार के बड़ों को ही ये फैसला लेना है। पर अभी फिलहाल इस पे कोई जब उस चर्चा क्षण को आप याद करते हैं, आपकी गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी, घर के बाहर, आप लगातार हॉर्न बजा रहे थे, 40 मिनट तक आपने इंतजार किया, आपकी पार्टी आपसे छिन गई, परिवार में कहीं ना कहीं फूट पड़ गई, इसके अलावा पिता भी चले गए थे उस वक्त, लेकिन आज जब समय बदला है, इस समय को जब आप देखते हैं और कंपेयर करते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? आज पार्टी भी है, आज पार्टी में कद भी ऊंचा है, देश में आप एक केंद्रीय मंत्री के तौर पर आपकी पहचान है, सब कुछ एक अलग हो गया, कैसे आप देखते हैं ऐसे? मुझे बस खुशी इस बात की होती है कि उस रात मैंने वादा किया था मेरी माँ से, जिस रात पार्टी, परिवार, ये सब टूटा था, बिखरा था। अच्छा, आपने अपनी माँ को हक किया था और मैं भरोसा दिया था। उनके रूम में गया था। शी वॉज क्राइंग, वो दुखी थी, अपसेट थी। मैं गया, मैंने उनको हक किया और मैंने उनसे कहा कि मुझे नहीं पता कैसे, बट मैं आपसे वादा करता हूँ, बस मुझे थोड़ा समय देना, एक एक चीज़ जो आपने खोई है मैं आपको सब वापस लौटा कर दूंगा। कट टू, जिस दिन मैंने शपथ ली, उस रात वो मेरे रूम में आई, उन्होंने मुझे हक किया और उन्होंने मुझे कहा
कि तूने अपना हर वादा पूरा कर दिया। वाह। सो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं है। और इसी से जुड़ा एक मेरा सवाल ये भी होगा, क्योंकि देखिए अगर लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें, आखिरी सवाल होगा मेरा ये, लोकसभा चुनाव के पहले चिराग पासवान सियासी फ्रेम से काफ़ी दूर थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके से पार्टी की मजबूती और चिराग पासवान ने जिस तरीके से, अगर कमबैक कहीं गलत नहीं होगा, वो किया है, उसकी चर्चाएं हर तरफ हो रही है। साथ ही साथ आपकी जीत के बाद चर्चा इस बात की भी हो रही है कि आखिर चिराग पासवान शादी कब करेंगे। प्रभु। अच्छा, सोशल मीडिया पे हैशटैग नेशनल क्रश चल रहा है। काफी बात हुई। नेशनल क्रश, ये आप बात जानते हैं? तो सोशल मीडिया पे मैं भी हूँ तो जानता ही आपने हूँ। ये कहा कि मैं भी बिहारी हूँ, आपने भी कहा कि हर फैसले जो है बड़े लेते हैं फैमिली के, तो क्या इस डिसीजन में आपका फैसला होगा या आपकी फैमिली का होगा? किसी का फैसला नहीं होगा, क्योंकि इस डिसीजन पे कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। अभी मेरी प्राथमिकताएं बहुत अलग हैं। अभी आगे विधानसभा के चुनाव हैं। अगर मैं व्यक्तिगत जीवन में ही उलझ के रह गया, कई जीवन होते ही नहीं हैं व्यक्तिगत समर्पण के लिए, वो होते ही सार्वजनिक समर्पण के लिए। और मुझे लगता है मेरा जीवन उनमें से है, जहां मेरा पूरा जीवन बिहारियों के लिए, देश की भी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने दी है, तो वो भी गलत होगा अगर मैं उनको संबोधित ना करूं। एज अ कैबिनेट मिनिस्टर देशवासियों के प्रति भी है वो जिम्मेदारी, बट हाँ, जो भी है वो सब सिर्फ और सिर्फ देश के लिए है। व्यक्तिगत प्राथमिकताएं नहीं रही हैं। चिराग पासवान जी, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।